हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपका एक लंबे समय के बाद आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल देवदत्त एकेडमी में। हम आज बात करेंगे हमारे क्लास 12th का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हमने पीछे 2-4 महीने पहले हमने 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उस लेक्चर के आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र। हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र। आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने आवेश के बारे में समझा था, आवेश क्या होता है। हमने आवेश की क्वांटीकरण के बारे में समझा था। उसके बाद से हमने अपना कूलाम का नियम समझा। फिर हमने सतत आवेश वितरण को समझा। जिन बच्चों ने हमारे ये सब लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारे चैनल से विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के तीनों लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो डेफिनेशन होता है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, फिर आप लोग इस डेफिनेशन को अच्छे से अपने नोटबुक में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने खूब अच्छा सा वाइल्ड स्टोन का या फिर किसी भी ब्रांड का बढ़िया सा एकदम परफ्यूम लगाया है। अब जो इंसान पर मैं ही हूं, मैंने खूब बढ़िया परफ्यूम लगाया है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे आसपास एक एरिया बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा जिसमें कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो मेरे परफ्यूम के प्रभाव को वो महसूस करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, मैंने परफ्यूम लगा के खड़ा है, मैं खड़ा हूं। अब कोई व्यक्ति आया तो जो मेरे पास आएगा तो उसे उस परफ्यूम की खुशबू पता चलेगी। थोड़ी दूरी पे जाएगा तो थोड़ा कम पता चलेगी, थोड़ा और दूर जाएगा तो थोड़ा और कम महसूस होगा। अब एकदम से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो उसको बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा। तो मेरा क्या था, मेरे परफ्यूम का एक रेंज था कि ये परफ्यूम यहीं तक महसूस हो सकता है। उसी तरह हर एक आवेश का एक आसपास का क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश आता है तो वो महसूस करता है कि हाँ, इधर किसी रेंज में कहीं ना कहीं आवेश है, कहीं ना कहीं कोई आवेश है, कोई मुझे खींच रहा है या कोई मुझे धक्का दे रहा है। खींच रहा है मतलब कि आकर्षित हो रहा है, धक्का दे रहा है मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है। अब कोई आया, मैं 10 लोग हैं खड़े, अब इस बीच में कोई आया तो कोई थर्ड पर्सन आएगा तो वो क्या सोचेगा, यदि उसके नाक में कोई सेंट जाएगा, कोई परफ्यूम जाएगा तो वो समझ जाएगा ना कि कहीं ना कहीं कोई परफ्यूम लगा के खड़ा है। उसी तरह यदि कोई आवेश कहीं जाता है और उसको एक फोर्स महसूस हो, उसे लगे कि उसको कोई खींच रहा है या कोई उसको धक्का दे रहा है, दैट्स मीन कि या कोई उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या कोई अपनी ओर कोई उसे दूर ढकेल रहा है, मतलब कि प्रतिकर्षित कर रहा है, तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं आसपास कोई आवेश है। यानी कि वो क्या था, वो किस रेंज में था, वो उस दूसरे वाले आवेश के रेंज में था। जो नया वाला आवेश आया था वो किसी एक आवेश क्या था, रेंज में था। तो जो आवेश पहले से था उसका जो रेंज बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले हमने एक यहाँ पे पहले ही कोई एक आवेश रख रखा है,
ये आवेश है एक हमारे पास, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, कोई भी आवेश ले लीजिए पहले से है। तो ये क्या करेगा, ये इसका एक एरिया बनेगा, इसका एक रेंज बनेगा, इसका एक क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। हाँ, अगर बाहर से कोई एक दूसरा आवेश टहलता टहलते 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 इस रेंज में आता है, जैसे ही इसके रेंज में एंटर करेगा, इससे लगेगा कि इसको कोई खींच रहा है या कोई इसको धक्का दे रहा है। अब जैसे ही ये इसके रेंज में आया तो इसको ये फील होने लगेगा। तो हमने वही लिखा है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, ये आते ही विद्युत बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए इस डेफिनेशन को जल्दी से। पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया? ओके। तो अब हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। क्लियर है? तो आप लोग हेडिंग लगाइए विद्युत बल रेखाएं। क्या हेडिंग लगाएंगे? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अच्छा देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या होती है विद्युत बल रेखाएं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक आवेश है Q। अब ये आवेश जो है इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट बनेगा, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, जब हम इसके पास कोई और आवेश लाएंगे, जब हम इसके पास कोई और आवेश लाएंगे, मान लीजिए कि हम कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं पॉजिटिव Q0, तो ये वाला जो आवेश है, पहले से उपस्थित आवेश जो है, वो दूसरे आवेश पर जिस दिशा में बल लगाएगा उस दिशा में एक हम रेखा खींचेंगे, और जो रेखा प्रदर्शित करेगी क्या, हमारी विद्युत बल रेखा। ये रेखा हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। यदि हम यहाँ पे इस आवेश को रखेंगे तो इस पर इधर बल लगेगा, यदि हम इसी आवेश को यहाँ पर रखे होते तो इस आवेश पर इधर बल लगता, यदि हम इसी आवेश को यहाँ पर रखे होते तो इस आवेश पर इधर बल लगता। आ रही बात समझ में? तो विद्युत बल रेखा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण एवं काल्पनिक रेखाएं हैं जो, या फिर जिन पर एक पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। एक पृथक्कृत धन आवेश क्या करता है, गति करता है। अब ये जो धन आवेश है, ये इसी पर इसके अलोंग जाएगा, इस पर इसके अलोंग जाएगा, या इस पर इसके अलोंग जाएगा। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र है, बिना किसी कोण के खींची जाती है, कोई फिक्स नहीं है, जिधर मन उधर खींची जा सकती है। जिस पॉइंट बिंदु पर आप रखेंगे आवेश को, उस पर जिधर जिस दिशा में बल लगेगा उधर ही हम विद्युत रेखा क्या करेंगे, खींच देंगे। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण एवं काल्पनिक रेखा होती है जिस पर एक पृथक्कृत धन आवेश गति करता है, उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो नोट करते हैं इसका डेफिनेशन हम कि विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र हैं जिन पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश, पृथक्कृत मतलब कि अकेला, पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। ये होती है हमारी विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण एवं काल्पनिक वक्र हैं जिन पर एक पृथक्कृत धन आवेश क्या करता है, गति करता है। जहां भी धन आवेश गति करेगा उसके अलावा हम यदि एक रेखा खींचेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, तो वो हमारी विद्युत बल रेखा होगी। और विद्युत बल रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, बतलाती हैं कि विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। ये नोट कीजिएगा, आप लोग नोट कर लिया? चलिए अब हम थोड़ा समझेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, तो आप लोग इसी में हेडिंग लगा लेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण।
विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण होता है ये कि ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विच मीन्स कि यदि हमारे पास एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, दो आवेश हैं, तो ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलेंगी और माइनस वाले पे क्या होंगी? एंड करेंगी। धन से निकलेंगी और माइनस वाले पे एंड करेंगी। धन से निकलेंगी और माइनस वाले पे एंड करेंगी। ऐसे कुछ इस तरह से ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर माइनस आवेश पे क्या करती हैं? एंड करती हैं। ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। धन से निकलेंगी ऋण पर खत्म होंगी, धन से निकलेंगी ऋण पर खत्म होंगी। अच्छा, एक बात समझिए, यदि किसी केस में दोनों आवेश ना हो, कोई एक हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तब क्या होगा? तब चीजों को समझते हैं कैसे काम करेंगे। पहले ये समझिए कि ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर, पॉजिटिव आवेश से निकलकर निगेटिव आवेश पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। पॉजिटिव आवेश से निकलकर निगेटिव आवेश पर समाप्त होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव से निकल रही हैं और निगेटिव पर खत्म हो रही हैं, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि हम यहाँ पे एक धन क्या करेंगे, हमारा विद्युत बल रेखाएं किससे ली गई होती हैं? एक पृथक धन आवेश ली गई होती है। तो यदि हम धन आवेश के पास में एक धन आवेश रखेंगे, तो ये इसको बाहर की तरफ भेजेगा, यानी कि इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए धन से बाहर की तरफ जाती हैं। और यही यदि हम ऋण आवेश के लिए हम विद्युत बल रेखाएं देखेंगे, तो ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि वो अपनी ओर लेगा, इसलिए ऋण आवेश पे एक समाप्त होती है, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। क्लियर आ रही है बातें कि क्यों हम धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर खत्म होने की बात कर रहे हैं? कि जब भी हम धन आवेश की वजह से हम एक परीक्षण आवेश पर बल देखेंगे, वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ होगा तो क्या करेगा? बाहर की तरफ रखाए जाएंगे। वही ऋण आवेश की तरह यदि हम परीक्षण आवेश को रखेंगे, तो वो परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, विच मींस कि अंदर की तरफ रखाए जाएंगी। क्लियर है? इसलिए हमने बोला है कि ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। क्लियर है? अब यदि हमारे पास आवेश एक ही हो, या तो धन हो या फिर ऋण हो, तो एकल आवेश की अवस्था में, पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिया? ओके, इसको मिटाते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे एकल आवेश की अवस्था में। इसी में नोट कर लीजिएगा, नोट में एकल आवेश की अवस्था में बल रेखाएं अनंत से शुरू होती हैं या अनंत पर समाप्त होती हैं। अनंत से शुरू होती हैं या अनंत पर समाप्त होती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है समझिए। हमने बोला कि बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास केवल एक ही है, केवल धन आवेश है, ऋण वाला खत्म है, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास केवल धन है, तो धन से निकलेंगी, इनका तो काम है धन आवेश से निकलना। लेकिन किधर जाएंगी? ये इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी, अनंत की तरफ जाएंगी, ताकि ये कहीं देख सके कहीं पे माइनस आवेश है कि नहीं। यदि माइनस आवेश होगा तो वहां पे वो क्या कर जाएंगी? एंड कर जाएंगी। इसलिए कहा गया है
कि एकल आवेश की अवस्था में अनंत से शुरू होती हैं या अनंत पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर तो देखिए धन आवेश की यदि केवल एकल धन आवेश रहेगा तो निकलेंगी तो धन आवेश से, लेकिन समाप्त कहाँ करेंगी? अनंत पर। जहां निगेटिव आवेश मिलेगा वहां पे समाप्त करेंगी। निगेटिव आवेश दूर दूर तक नहीं है तो ये अनंत तक जाएंगी। यही यदि हमारे पास माइनस आवेश होगा, यदि हमारे पास माइनस आवेश होगा, अकेला माइनस आवेश होगा, ये वाला हमारे पास नहीं है, तो हम ये क्या करेंगे? माइनस आवेश का प्रॉपर्टी होता है कि वहां बल रेखाएं खत्म होती हैं, वहां से शुरू नहीं होती हैं। तो शुरू कहां से होंगी? कहीं दूर, कहीं पॉजिटिव आवेश से शुरू होंगी, विच मीन्स कि ये अनंत से शुरू होकर के आएंगी और निगेटिव पर खत्म हो जाएंगी। अनंत से शुरू होकर के आएंगी, निगेटिव पर खत्म हो जाएंगी। कुछ इस तरह से बल रेखाएं बनेंगी। तो धन आवेश की वजह से क्या होती हैं कि धन से शुरू होंगी और अनंत पर खत्म होंगी, और निगेटिव आवेश के लिए क्या होंगी कि अनंत से शुरू होंगी और निगेटिव पर क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड। फर्स्ट तो हो गया ना, फर्स्ट हो गया था हमारा इसमें कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और निगेटिव पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा है कि विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ये क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये है हमारे पास एक धन आवेश और ये है एक हमारे पास ऋण आवेश। हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, कुछ इस तरह से। तो एक बात समझिए कि यदि हमें देखना हो कि पूरा ये जो रेंज बना है, पॉजिटिव और निगेटिव के कॉम्बिनेशन से एक नया जो विद्युत क्षेत्र बना होगा, उस रेंज में यदि हम कोई दूसरा आवेश रखते हैं, वो चाहे धन आवेश रखें या ऋण आवेश रखें, तो उस पर बल किधर लगेगा? कुछ इस तरह से तो बल लगेगा नहीं। हर एक बिंदु पर यहाँ पर कुछ अलग बल लगेगा, यहाँ पर कुछ अलग बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आवेश के पास होगा, निगेटिव आवेश से दूर होगा। यदि हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव आवेश रखेंगे तो ये पॉजिटिव आवेश इसको रिपल्स करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, ये नेगेटिव इसको आकर्षित करेगा, तो कुछ अलग बल लगेगा। यहाँ पर ये वही पॉजिटिव आवेश यदि रखता हूं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो जो जितना पास होगा वो उतना ताकतवर होगा। तो बेसिकली हर रेंज में अलग अलग दिशा में बल लगेंगे, क्योंकि वो बल का जो परिमाण होगा वो बतलाएगा कि जो आवेश है वो किधर गति करेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये बहुत तेज इसको धक्का दे रहा है और ये बहुत धीरे से खींच रहा है, तो ये तो क्षीण हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अब ये इसके पास है, तो जो जितना पास होगा, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि जो कूलाम का फोर्स होता है F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/r²। तो ये जितना r कम होगा उतना बल ज्यादा होगा। अब ये वाला आवेश के पास ये दूरी कम है, ये इसको ज्यादा बल से इधर धक्का देगा, मान लीजिए धक्का ही दे रहा है तो ज्यादा बल से धक्का देगा, ये वाला इसको कम बल से खींचेगा, तो बेसिकली ये इसके अलॉन्ग जाएगा। लेकिन यही यदि आवेश यहाँ पे होगा तो ये इसको ज्यादा बल से अपनी ओर खींचेगा, ये इसको कम बल से धक्का देगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो हमें वही समझना है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो बताती हैं कि उनके किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हमको मालूम चल जाएगा कि उस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर किस दिशा में बल लगेगा। रिजल्टेंट जो बल होगा, ओवरऑल जो पूरा सब मिला करके जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी।
किसी भी बिंदु पर हम यदि एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट खींच देंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट बल की दिशा क्या है, किधर जा रही है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस बिंदु पर जानना है कि रिजल्टेंट बल की दिशा किधर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक सीधा सा क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इस बिंदु पर यदि हम कोई धन आवेश रखेंगे तो इस पर इधर की तरफ बल लगेगा। इस बिंदु पर हमको जानना है तो हम इसको क्या कर देंगे, एक सीधे सी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो किसी भी कर्व को, किसी भी वक्र को टच करके जाती है, काटती नहीं है। जो काटती है उसे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। तो जो स्पर्श करके जाती है वो होती है हमारी स्पर्श रेखा। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, हमें मान लीजिए कि हमको जानना है कि इस बिंदु पर रखे हुए आवेश पर किधर बल लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि इस पर एक सीधी सी स्पर्श रेखा खींच देंगे और ये स्पर्श रेखा हमको बतलाएगी यदि हम यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा। आ रही बात समझ में? तो वही बतलाती हैं कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। क्लियर है? चलिए ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, चलिए सेकंड है, इसी का थर्ड है, इसी का थर्ड पॉइंट है, इसी से रिलेट करता है। इसका थर्ड लिखवा रहे हैं कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, ये जो विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा हम लोग समझते हैं। पहले इसको नोट कीजिए आप थर्ड वाले में कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं, कभी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। ऐसा क्यों कहते हैं, इस चीज को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले नोट कीजिएगा आप लोग, इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए हम क्या समझते हैं कि हमने यहाँ पर एक धन आवेश लिया और एक ऋण आवेश लिया, और यहां से हमको धन से निकल करके ऋण पर एक विद्युत बल रेखा गई, और हम मान लेते हैं कि एक और रेखा गई जो ऐसे इसको काट के जा रही है, पहले वाली रेखा को हम लाइन 1 ले लेते हैं, दूसरी वाली रेखा को हम लाइन 2 ले लेते हैं। तो ये रेखाएं कुछ इस तरह से गई हैं, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे गई है। ठीक है, ये होगी हमारी लाइन 1 और ये होगी लाइन 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बात समझिएगा, यदि हम लाइन 1 के लिए जहां पे ये काटी है सब दोनों रेखाएं, जहां पे ये दोनों इंटरसेप्ट की हैं, तो लाइन 1 के लिए यदि हम देखना चाहें कि यहाँ पे इस बिंदु पर यदि हम कोई आवेश रखते हैं तो उस पर किधर बल लगेगा, तो यदि हम लाइन 1 के लिए बल की दिशा देखना चाहेंगे तो हमने अभी इससे पहले वाले में पढ़ा कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती हैं। तो लाइन 1 के लिए यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये बता रही है कि यहाँ पे यदि हम कोई आवेश रखेंगे तो इस पर इधर बल लगेगा, इस पर इधर बल लगेगा। लेकिन लाइन 2 के लिए यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये बतलाएगी कि इधर लगेगा। कौन सी बात सही हुई, कौन सी बात गलत हुई? कोई एक ही बात सही हो सकती है कि या तो बल यदि हम आवेश रखेंगे तो इस पर इधर बल लगेगा, नहीं तो इधर बल लगेगा। कोई एक ही बात सही होगी ना, दोनों तो बात सही है नहीं, कभी इधर लग गए कभी इधर लग गए, तो ये तो बिना बेंदी का लोटा हो गया, कोई बात का मतलब ही नहीं बना। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कहा गया है कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। क्लियर है ये बातें? ये आप लोग नोट कीजिएगा।
जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए। ये 3 कंसेप्ट हमने लिखवा दिया, एक दो और लिखवा दे रहे हैं। चौथा लिख लीजिए इसमें। चौथा है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के सतह के अभिलंबवत शुरू होती हैं, अभिलंबवत शुरू होती हैं, अभिलंबवत शुरू होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं, और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। एक बार देख लीजिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं। पूरा पूरा आ रहा है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के सतह के अभिलंबवत शुरू होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं, विच मीन्स कि यदि कोई चालक है, ये कोई चालक है, हमें यहां पे देखना है कि विद्युत बल रेखा कैसे बिहेव करेंगी। तो ये इस चालक के सतह के अभिलंबवत शुरू होंगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही एंड करेंगी। यही कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के सतह के अभिलंबवत शुरू होती हैं, लंबवत, ये चालक है तो इससे ऐसे निकलेंगी और ऐसे ही समाप्त करेंगी। लंबवत शुरू होंगी और लंबवत ही समाप्त करेंगी। ये किसी कोण पर ऐसे नहीं हो जाएंगी। ये कोई चालक है तो इससे ऐसे निकली और ऐसे समाप्त कर गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सतह के लंबवत शुरू होंगी और लंबवत ही एंड करेंगी। क्लियर है? तो विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के सतह के अभिलंबवत शुरू होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। लास्ट वन, अब ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, कुछ और टॉपिक्स हैं जो आप बुक से देख लीजिएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण, लेकिन एक लास्ट वन है, 5 लिखवा दे रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक बल हो गए तो चालक वाला एक और लिखवा देते हैं हम आपको कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर नहीं गमन करती हैं, अंदर नहीं गमन करती हैं। मतलब कि किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ये सीधा सीधा आपको प्रूफ देता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये चीजें हम अभी आगे अगले चैप्टर गॉस के प्रमेय में भी पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर गमन नहीं करती हैं, विच मीन्स किसी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो थोड़ा भी नहीं होता है, शून्य होता है। नोट कीजिएगा जल्दी से, इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दें, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने विद्युत क्षेत्र समझा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश के आसपास का पूरा क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में समझा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि वो बतलाती हैं कि जो आवेश नया वाला आया है उस पर किस दिशा में बल लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, वो विद्युत बल रेखाएं बतलाती हैं। अब हम उसी विद्युत क्षेत्र में समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है।
आइए तो हम समझते हैं, मान लीजिए कि हमने एक आवेश पहले से जो रखा था, उसका एक विद्युत क्षेत्र बना था, ऐसे कुछ ऐसा विद्युत क्षेत्र उसका रेंज बना था, और हमारा एक दूसरा आवेश यहाँ पर आया था Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डिफाइन करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम यूनिट चार्ज पे एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल, ये तो इस पर बल लगाएगा ना, हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल का अनुभव करेगा, तो कुछ ना कुछ तो बल का अनुभव करेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 कूलाम का आवेश लाया था, 5 कूलाम का आवेश लाया था, ये 10 न्यूटन बल का अनुभव कर रहा था। बल अनुभव करेगा तो बल का परिमाण भी तो होगा कि कई न्यूटन बल अनुभव कर रहा है, तो बताओगे कि 10 न्यूटन बल अनुभव कर रहा है। तो एक कोई आवेश है जो 5 कूलाम हमने लाया है और ये यहाँ पे 10 न्यूटन बल का अनुभव कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है कि 5 कूलाम पे जब 10 न्यूटन लग रहा है तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा। तो सीधी सीधी बात है कि 1 कूलाम पे हमारा लगेगा, 1 कूलाम पे लगेगा 2 न्यूटन। कैसे भैया, 10 में 5 से भाग गई बा का आ जाई, ता 2 न्यूटन आ जाई। क्लियर बा। तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, 2 न्यूटन का बल लगेगा। विच मीन्स कि जब हम इसको डिफाइन करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जितना बल बड़े वाले कूलाम पे नहीं हमको मतलब है, हमको मतलब है बस एक कूलाम से, कि एक कूलाम पे कितना लगा था वो बता दो हमके। तो क्या कहम कि एक कूलाम आवेश पर लागे वाला बल के विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहल जाला। यानी कि एकांक किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अच्छा ये निकल है कैसे कि टोटल बल में हम टोटल लेवल आवेश से क्या करनी है, भाग लगनी है। यानी कि पूरा आवेश में यदि हमको ई का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फोर्स में हम आवेश से भाग लगा देंगे, जो चार्ज लाए हैं उस चार्ज से भाग लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। एक कूलाम पर लगने वाला बल मिल गया ना, 10 में हमने 5 से भाग लगाया 2 न्यूटन, एक कूलाम पे कितना बल लग रहा था, 2 न्यूटन। तो उसी तरह यदि कोई हम फोर्स दिया गया होगा, उस फोर्स में हम जो चार्ज लाए हैं उस चार्ज से यदि हम भाग लगा दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि उस एकांक कूलाम, एक कूलाम पर हमको कितना बल लगेगा। इसको हम डिफाइन करेंगे E = F/Q से। तो F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो बल की बीमा क्या होती है, mLt-2 और Q को लिखते हैं हम I = Q/T, तो Q = IT और I की बीमा होती है A और T की T, तो T ऊपर जाएगा तो T to the power mL2 होती है, T ऊपर जाएगा तो -3 बनाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाएगी mLt-3A-1। ये नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।